Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a very interesting chapter in your books, Footprints Without Feet, chapter number 6, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. The Making of a Scientist. First of all, let us discuss about the title. Making means निर्माण, किसी चीज़ की रचना, and scientist means वैज्ञानिक. तो वैज्ञानिक का निर्माण आप टाइटल से ही समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या ट्रेट्स हैं जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए, वो सभी ट्रेट्स आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, Block Bahadurgarh and district Jhajjar. Students, look at your screen. This is Robert W. Peterson. He was an American writer who has written this chapter, The Making of a Scientist. Students, this chapter revolves around a particular personality. जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट हैं. इनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट. ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं की कहानी हमें बता रहा है. ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट्स एंड ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इन्होंने जीव रसायन और परमाणु रसायन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है. और हम एज अ बॉय उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से वो इतने फेमस साइंटिस्ट बने, इस पूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं. सो आप ध्यान रखें, रिचर्ड एब्राइट ये हैं जिनके बारे में हम आज पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं. रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ली स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो बच्चों, रिचर्ड एब्राइट को मिला है सर्ले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लो अवार्ड उनके योगदान को देखते हुए बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में, जीव रसायन के क्षेत्र में एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में, परमाणु जीव विज्ञान के क्षेत्र में. इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. बच्चों, उनको शुरू से ना फैसिनेशन थी, अट्रैक्शन थी, आकर्षण था. किनसे? बटरफ्लाई से, तितलियों से, जिन तितलियों ने उनके लिए साइंस के द्वार को खोल दिया. इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है बटरफ्लाइज के ऊपर, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर excited the scientific world with a new theory of how cells work. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. बच्चों 22 साल के थे और वो थे फॉर्मर यानी कि पूर्व स्काउट ऑफ द ईयर. स्काउट्स के अंदर वो भाग लेते थे. उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को, वैज्ञानिक विश्व को एक्साइटेड कर दिया, उत्तेजित कर दिया, क्योंकि वो ले आए एक नई थियरी. और वो थियरी का क्या नाम था? हाउ सेल्स वर्क. सेल्स क्या होते हैं बच्चों? वेरी माइन्यूट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर. कोशिकाएं, जिनको तुम हिंदी में बोलते हो. तो कोशिकाएं किस तरह से काम करती हैं. उनका नाम था रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट यानी कि दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था. एक आर्टिकल, एक लेख छापा था उन्होंने, किसके अंदर? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के अंदर. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. बच्चों, ये जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है, ये बहुत ही विख्यात एक जर्नल है जो आमतौर पर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लेख को नहीं छापती. पहली बार इसे छापा था, यानी कि वास्तव में थियरी में कुछ ना कुछ था. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. बच्चों, यहाँ पर जो राइटर है उसने बेसबॉल का एग्जाम्पल लिया है. वो अमेरिकन है, तो अमेरिका में बेसबॉल बहुत खेला जाता है. तो रिचर्ड एब्राइट और उसके दोस्त के लिए ऐसा था जैसे 15 साल की उम्र में आप एक बड़ा मैच खेल रहे हैं बेसबॉल का और एक होम रन बना लेते हैं पहली बार अपने बैट से और जीत जाते हैं. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज अ फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. और हमारे साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट के लिए तो ये पहला ही स्ट्रिंग थी, पहली ही कड़ी थी
पहली ही पंक्ति थी अचीवमेंट्स की, उपलब्धियों की, क्योंकि वो अभी और फेमस होने वाले थे इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड अदर फील्ड्स। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और उनकी यात्रा किसके साथ शुरू हुई बच्चों? बटरफ्लाइज यानी कि तितलियों के साथ। ये देखिए बच्चों, सो द सक्सेस स्टोरी ऑफ रिचर्ड एच एब्राइट वॉज स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. बच्चों, एब्राइट का पालन पोषण नॉर्थ ऑफ रीडिंग एक जगह का नाम है पेनिसिल्वेनिया के अंदर, वहाँ पर हुआ था। एन ओनली चाइल्ड, वो अपने पेरेंट्स के इकलौते ही बच्चे थे। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। अब वो कहते हैं कि वहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, कैसे एक अकेला एक टीम बनाकर फुटबॉल या बेसबॉल खेल सकता है। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, वो था कलेक्ट थिंग। उन्हें बच्चों चीज़ें एकत्रित करने का बहुत शौक था। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर, तो उन्होंने वही किया और हमेशा के लिए ही वही किया, चीज़ें एकत्रित की, कलेक्ट की, थिंग्स। बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। बच्चों, जब वो किंडरगार्टन में पढ़ते थे, यानी कि बहुत ही छोटे बच्चे थे, तब से वो बटरफ्लाइज तितलियों को इकट्ठा करते थे डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, जिन्होंने मार्क किया, प्रमाणित किया कि उनकी एक्टिविटीज़ अद्भुत होने वाली हैं। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने बच्चों और भी चीज़ें कलेक्ट की, जैसे कि रॉक्स चट्टानें, फॉसिल्स मीन्स प्री हिस्टोरिक रिमेन्स, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अवशेष या जीवाश्म, एंड कॉइन्स सिक्के। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा ईगर, उत्सुक, क्यूरियोसिटी से भरे हुए एस्ट्रोनॉमर बन गए। एस्ट्रोनॉमर, वन हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी, या तुम कह सकते हो खगोल शास्त्री। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और बच्चों रातों को उनको स्टार्स को गेज करने का, देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो देखिए बच्चों, he grew up in north of Reading, Pennsylvania. रॉक्स वो इकट्ठी करते थे, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, और स्टार गेजिंग, रात को सितारों को देखने का भी उनको बहुत शौक था। Let us move forward. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. बच्चों, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा तीव्र क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, जानने की इच्छा थी या जिज्ञासा थी, अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, और वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, उनका माइंड बहुत ब्राइट था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। बच्चों, उनकी माँ उन्हें हमेशा एनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे लर्निंग में, सीखने की प्रक्रिया में। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें घुमाने ले जाती। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उन्होंने उसे दिलवाया टेलीस्कोप, यानी कि डिवाइस टू व्यू फार अवे ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम कहेंगे दूरबीन या दूरदर्शी यंत्र। माइक्रोस्कोप दिलवाए, मीन्स डिवाइस टू सी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, मीन्स सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जो आपने अपने साइंस लैब में भी देखा होगा। कैमराज दिलवाए। माउंटिंग मटेरियल्स, पर्वत पर चढ़ने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता है, वो भी दिलवाए। एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और बहुत सारे बच्चों डिवाइसेस उन्होंने दिलवाए, ताकि रिचर्ड एच एब्राइट की जिज्ञासा बनी रहे और लर्निंग में उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि बनी रहे। I was his only companion until he started school, his mother said. उनकी माँ ने कहा कि मैं उसकी अकेली कंपेनियन थी, फ्रेंड थी, साथी थी, जब तक उन्होंने स्कूल शुरू किया। After that, I would bring home friends for him, और उसके बाद वो घर पर उनके दोस्तों को ले आती थी। But at night we just did things together. लेकिन रात को केवल हम दोनों ही होते थे, मी यानी कि रिचर्ड एब्राइट की मदर और वो खुद। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। रिची ही उनकी पूरी ज़िंदगी था। बच्चों, रिची उनका घर का नाम था, रिचर्ड का शॉर्ट नेम तुम कह सकते हो। कहते हैं कि उनके पिताजी, रिचर्ड के पिताजी गुजर गए थे जब वो 3rd क्लास के अंदर थे, 3rd ग्रेड के अंदर थे, तब से रिची ही उनकी पूरी ज़िंदगी बन गया था। तो देखिए बच्चों, टेलीस्कोप दिलवाया था उनकी मदर ने उन्हें, माइक्रोस्कोप, कैमरा and mounting material, and she was the mother of this very famous scientist Richard Ebright. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. अब वो आगे कहती हैं बच्चों, she and her son spent
ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग डाइनिंग रूम के अंदर, डाइनिंग टेबल कौन सा होता है बच्चों, जिस पर बैठ के हम डाइन यानी कि डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनकी शाम गुजरती थी. इफ़ ही डिडंट हैव टू डू थिंग्स टू डू, आई फाउंड वर्क फॉर हिम. अगर रिचर्ड के पास खुद कोई काम नहीं होता करने के लिए तो वो उन्हें कुछ वर्क खोज कर देती. नॉट फिजिकल वर्क, वो काम शारीरिक काम नहीं होता, बट लर्निंग थिंग्स, मेंटल काम होता, मानसिक चीज़ों को याद करना. His mother said. He liked it. He wanted to learn. और वैसे भी रिचर्ड को पसंद था लर्न करना, पढ़ना, कुछ समझना, इसलिए वो हमेशा सीखते ही रहे. एंड लर्न ही डिड, उन्होंने हमेशा लर्न किया, हमेशा सीखा. ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में भी बच्चों उनके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे आते थे, टॉप स्टूडेंट्स में से एक थे वो. ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड. और आम तौर पर हर दिन वो एक आम लड़के की तरह ही थे, कोई स्पेशल दिखाई नहीं देते थे, बट स्टिल ही वॉज स्पेशल. By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies and found around his hometown. See following बॉक्स. बच्चों जब वो सेकेंड ग्रेड में थे यानी कि दूसरी क्लास में थे, एब्राइट ने कलेक्ट कर ली थी 25 अलग अलग तरह की स्पीशीज़, प्रजातियाँ, बटरफ्लाइज की, तितलियों की, जो कि नाम आप अब इस टेबल में पढ़ सकते हैं. Species and subspecies of butterflies collected 6 weeks in breeding Pennsylvania. Gossamer winged butterflies, white M hairstreak, Acadian hairstreak, bronze copper, bog copper, purplish copper, eastern tailed blue, Melissa blue, silvery blue, snout butterfly. सेकेंड बॉक्स में देखिए बच्चों, wood nymphs and sarts, eyed brown, wood nymphs grayling, monarch and milkweed, white and sulfurs, Olympia, cloudless sulfur, European cabbage. एंड थर्ड बॉक्स में देखिए, brush footed butterflies, variegated fertility, Harris's checker spot, pearl crescent, morning clock, painted lady, buck eye, viceroy, white admiral, red spotted purple, hackberry. तो बच्चों ये कम से कम 25 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट कर ली थी जब वो सेकेंड ग्रेड में थे, केवल दूसरी क्लास के अंदर थे, इन रीडिंग पेनिसिल्वेनिया, जहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ था. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. बच्चों वो कहते हैं probably मतलब perhaps, शायद ये उनके बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड हो जाता, समाप्त हो जाता वो, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें एक चिल्ड्रन बुक, एक बच्चों की किताब ला कर दी जिसका नाम था, ये किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इस बुक ने उनकी ज़िंदगी बदल दी. एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. मोनार्क एक्स के ट्रैवल, घूमना. मोनार्क एक तरह की बटरफ्लाई है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसी होती है. इस बुक ने उनकी ज़िंदगी बदल दी. इस बुक ने बताया कि मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं. माइग्रेट मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि स्थानांतरण करती हैं सेंट्रल अमेरिका में. और इस किताब ने खोल दिए उस विश्व के द्वार जहाँ पर साइंस थी, उस ईगर यंग कलेक्टर के लिए, उस जिज्ञासु यंग कलेक्टर के लिए. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. बुक के अंत में बच्चों जो राइटर थे उन्होंने अपने रीडर्स को भी कहा था कि आप भी बटरफ्लाई के माइग्रेशन के लिए हेल्प करें. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart. बच्चों डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहार्ट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बटरफ्लाइज को टैग किया जाए, उन पे कोई टैग लगाया जाए. मैं बताऊंगी भी टैग कैसे लगाते हैं. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के थे, कनाडा के अंदर. एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स. बच्चों तो रिचर्ड एब्राइट की मदर ने डॉक्टर अर्कहार्ट को लेटर लिख दिया और एब्राइट ने शुरू कर दिया वही काम. उसने लाइट अडेसिव टैग्स लिया, मतलब स्टिकी सा सब्सटेंस लिया, चिपका दिया टैग मोनार्क के विंग्स के ऊपर, पंखों के ऊपर. एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट. कोई भी व्यक्ति जिसे भी वो टैग्ड बटरफ्लाई मिले जिसके ऊपर टैग को चिपकाया गया है, उससे रिक्वेस्ट की होती कि वो उस टैग को डॉक्टर अर्कहार्ट को भेज दें. अब देखिए बच्चों, दिस इज मोनार्क बटरफ्लाई, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, है ना. दिस इज डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहार्ट. और देखिए बच्चों टैग बटरफ्लाई आप देख सकते हैं, छोटा सा टैग चिपकाया हुआ है मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर.
आगे चलते हैं. द बटरफ्लाई कलेक्शन सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in late summer. See graph below. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. बच्चों बटरफ्लाई कलेक्शन का जो सीज़न था, मौसम था, रीडिंग पेनिसिल्वेनिया के अंदर केवल 6 हफ्ते रहता था. समर जब लास्ट में होती थी तब, और वहाँ पर उनको चेस करना, उनका पीछा करना वन बाय वन, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तुम बहुत ज़्यादा को नहीं पकड़ सकते, कैच नहीं कर सकते. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. तो क्योंकि अब वो पकड़ तो सकते नहीं थे रिचर्ड एब्राइट, तो उन्होंने रेज करना, पालना शुरू कर दिया फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज को, ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज को. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट. बच्चों उन्होंने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लिया, उसके एग्स लिए और उनको रेस किया, उनको पाला, पालन पोषण किया अपने घर के बेसमेंट में. बेसमेंट होता है नीचे का तहखाना, वहाँ पर. थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई. और बच्चों पूरा लाइफ साइकिल उनके बेसमेंट में ही होता था. पहले एग, एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई. ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो. और जैसे ही वो पूरे एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती, वो उन पे टैग लगा देता और उन्हें जाने देता. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. बच्चों कई सालों के लिए उनके घर का तहखाना, बेसमेंट, घर रहा हजारों मोनार्क तितलियों का, अलग अलग स्टेजेस में, कोई एग के रूप में, कोई कैटरपिलर, कोई प्यूपा और कोई एडल्ट बटरफ्लाई. ये देखिए बच्चों, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई. एग स्टेज, कैटरपिलर स्टेज, प्यूपा स्टेज एंड देन द ब्यूटीफुल एडल्ट बटरफ्लाई. Eventually means finally, I begun to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback. अब वो बच्चों एब्राइट कहते हैं कि फाइनली मेरा रुचि जो थी ना, वो मैंने खो दी अपनी रुचि कि मैं बटरफ्लाइज के ऊपर टैग लगाऊं, क्योंकि ये टीडियस वर्क था, बोरिंग वर्क था, टायरिंग वर्क था, थका देने वाला था और ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था, रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. उन्होंने बच्चों हज़ारों बटरफ्लाइज के ऊपर टैग लगाया था, लेकिन हंसते हुए वो कहते हैं केवल 2 ही आज तक मिली. ठीक है, सिर्फ 2 पकड़ी गई हैं और वो भी केवल 75 माइल दूर उनके घर से, तो ज़्यादा उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई. Then, in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. बच्चों जब वो 7th क्लास के अंदर थे, उन्हें हिंट मिल गया, क्लू मिल गया कि असली विज्ञान क्या होता है. उन्होंने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया था काउंटी साइंस फेयर, साइंस विज्ञान मेले के अंदर, और वो हार गए थे. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. वो कहते हैं बहुत ही बुरी फीलिंग थी जब सबको कोई ना कोई इनाम मिल रहा था और मुझे कुछ भी नहीं मिला था. एब्राइट सेड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शॉट अंडर अ माइक्रोस्कोप. बच्चों उन्होंने उस समय जो तैयार किया था अपना प्रोजेक्ट, वो था स्लाइड्स, यानी कि पट्टिकाएँ थी फ्रॉग, मेंढक के टिश्यूज़ की, तंतुओं की, लेकिन वो उसको माइक्रोस्कोप से दिखा रहे थे. ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. लेकिन जो जीतने वाले थे बच्चों, उन्होंने असली में सच के एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे. केवल एक डिस्प्ले नहीं किया था जैसे वो दिखा रहे थे, केवल डिस्प्ले, प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन जो जीतने वाले लोग थे, विनर्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, असली प्रयोग किया था. Already, the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. बच्चों इससे ना उनकी competitive spirit, जो उनकी प्रतियोगिता की भावना थी, वो जाग गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अगले साल के लिए उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, एक real experiment, एक सच्चा असली प्रयोग. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. और मेन सब्जेक्ट क्या होगा उन्हें वो भी पता था, उस इंसेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे पिछले कुछ सालों से. तुम भी बता सकते हो इजीली किस पे कर रहे थे, बटरफ्लाई. So, he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. तो उन्होंने बच्चों डॉक्टर अर्कहार्ट से आइडियाज़ मांगे कि मैं कैसे करूं, तो बहुत सारे स्टैक में सेवरल आइडियाज़, सजेशंस उनको मिल गए एक्सपेरिमेंट के लिए. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. पूरे हाई स्कूल में बच्चों वो उन प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी रहे और उन्हें काउंटी में भी और अलग अलग इंटरनेशनल
साइंस फेयर्स, विज्ञान के मेलों में भी इनाम मिले। फॉर हिज 8th grade project, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। बच्चों जब वो 8वीं ग्रेड के अंदर थे तब एब्राइट ने देखा एक वायरल डिजीज थी। वायरल तो तुम जानते ही हो, जैसे कोरोना इस समय है वायरल डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ मीन्स बीमारी, तो बीमारी जो ये थी वो मोनार्क कैटरपिलर्स को, जब वो कैटरपिलर की स्टेज में हो रहे थे ना तब उनको मार रहे थे। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। एब्राइट ने सोचा ये बीमारी शायद बीटल बच्चों एक तरह का इंसेक्ट है, आई विल शो यू द पिक्चर, गुबरेला जिसको कहते हैं। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो उन्होंने निश्चय किया कि देखते हैं क्या ये बीमारी सच में बीटल से ही फैलती है। उन्होंने कैटरपिलर को पालन पोषण किया बीटल के साथ। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, और उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड एंड श्योर दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। लेकिन फिर भी वो मेले में अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर गए और इस बार भी उन्होंने इनाम जीता, क्योंकि उन्होंने किया था रियल एक्सपेरिमेंट। ये देखिए बच्चों, दिस इज बीटल, इन हिंदी इट इज कॉल्ड गुबरेला, इट इज अ काइंड ऑफ एन इंसेक्ट। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. तो बच्चों अगले साल उनके विज्ञान मेले का प्रोजेक्ट क्या था? उनकी थ्योरी कि वायसराय बटरफ्लाई कॉपी करती है, इमिटेट करती है, नकल करती है मोनार्क बटरफ्लाइज की, ठीक है। अभी मैं दोनों आपको दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा कैसे। द थ्योरी वॉज दैट वायसरायज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। बच्चों जो वायसराय बटरफ्लाई जो होती है ना वो मोनार्क की तरह दिखना चाहती है, मोनार्क की नकल करती है, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खाते क्योंकि उनका स्वाद अच्छा नहीं होता, वो वायसराय को खाते हैं क्योंकि उनका स्वाद अच्छा होता है। तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वो नकल करती हैं, कॉपी करती हैं, इमिटेट करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को। कौन सी? वायसराय। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर बिकम टू अ बर्ड सिनर। तो अगर वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क की तरह दिखाई देंगी जो कि अच्छी नहीं है खाने में, तो वो बच जाएंगी, उनका जीवन बच जाएगा, इसलिए वो कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। अब एब्राइट का प्रोजेक्ट ये था कि क्या सच में बर्ड्स खाएंगे मोनार्क बटरफ्लाइज को। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। बच्चों स्टार्लिंग एक पक्षी है, मैं आपको दिखाऊंगी, वो साधारण बर्ड फूड नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, वो केवल मोनार्क बटरफ्लाइज को खाता है, जितनी भी मिल जाए उतनी खा जाएगा। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। और फिर एब्राइट की पूरी रिसर्च में आखिरकार ये बात निकल के आई कि वायसराय बटरफ्लाइज शायद नकल करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज का। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन इन द 3rd ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। बच्चों जूलॉजी के डिवीजन, जीव विज्ञान के डिवीजन के अंदर फर्स्ट प्राइज और पूरे काउंटी साइंस फेयर के लिए उन्हें इसके लिए 3rd प्राइज मिला। अब देखिए आप भी, मोनार्क बटरफ्लाइज एंड वायसराय दे आर लुकिंग लाइक सेम, आरंट दे? लग रही है ना सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो बिल्कुल सेम है। एंड दिस इज स्टार्लिंग बर्ड, जो सारी मोनार्क बटरफ्लाइज को खा जाता है जितनी भी उसे मिले। इन हिज 2nd year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। बच्चों वो जब हाई स्कूल के 2nd ईयर के अंदर थे तब रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च करनी शुरू की, एक शोध करना शुरू किया। डिस्कवरी उन्होंने की थी, खोज की थी उन्होंने एक अननोन, जिसको लोग जानते नहीं थे, इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, हार्मोन ऑफ अ इंसेक्ट। इनडायरेक्टली ये जो इंसेक्ट हार्मोन के बारे में वो शोध कर रहे थे उनको ले गया अपनी नई थ्योरी के लिए, जो कि थी लाइफ ऑफ सेल्स, जहाँ से हमने हमारा चैप्टर शुरू किया था। The question he tried to answer was simple. Was it the purpose of the 12 tiny gold spot on a monarch pupa? जो क्वेश्चन बच्चों वो आंसर करना चाह रहे थे वो सिंपल था कि एक मोनार्क प्यूपा, जो वो 3rd स्टेज ना प्यूपा, उसके ऊपर जब वो प्यूपा स्टेज में होती है बटरफ्लाई, तो छोटे छोटे 12 गोल्ड कलर के सुनहरे रंग के स्पॉट्स, धब्बे आ जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, वो क्यों आते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पर्पज़ है। एवरीवन assumed the spots were just ornamental, Ebright said. बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। अब एब्राइट ने कहा सब लोग ये समझते थे वो केवल ऑर्नामेंटल है, डेकोरेटिव है, इससे बस वो सुंदर लगता होगा, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। शायद कोई ना कोई पर्पज़ है उन टाइनी गोल्ड डॉट्स का या स्पॉट्स का।
To find the answer, a bright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for butterflies' full development. तो बच्चों उत्तर खोजने के लिए एब्राइट और उनके एक और एक्सीलेंट बहुत ही बढ़िया साइंस स्टूडेंट ने सबसे पहले एक डिवाइस बिल्ड किया, एक डिवाइस बनाया जिसके ऊपर दिखाया गया था कि स्पोर्ट्स जो हैं वो डेकोरेटिव नहीं है, ऑर्नामेंटल नहीं है, उनसे एक बहुत ज़रूरी हार्मोन निकलता है जिसके द्वारा ही बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट होता है। अगर वो हार्मोन ना निकले तो वो जो प्यूपा है वो प्यूपा ही रह जाएगा, बटरफ्लाई में तब्दील नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, ये प्यूपा स्टेज के ऊपर आप देख पा रहे हैं कुछ डॉट्स गोल्डन कलर के, दीज आर द टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स जिससे निकलता है एक हार्मोन जिसकी वजह से होता है बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट। This project won a bright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. बच्चों इस प्रोजेक्ट को पहला इनाम मिला काउंटी फेयर में और वो आगे के लिए चले गए इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर के लिए, मेले के लिए। There he won third place for zoology. तीसरा इनाम मिला उन्हें जीव विज्ञान के क्षेत्र में। He also got a chance to work during the summer at the एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और बच्चों उन्हें एक मौका भी मिला गर्मियों में एटमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, उस लैब के अंदर काम करने का। और वो लैब कहाँ थी? वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के अंदर। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर। बच्चों हाई स्कूल में जब वो जूनियर में थे, रिचर्ड एब्राइट ने कंटिन्यू किया अपने एक्सपेरिमेंट को मोनार्क प्यूपा के ऊपर और प्रोजेक्ट ने जीता पहला इनाम इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और फिर से उन्हें अगली समर के लिए आर्मी लैब के अंदर काम करने का मौका मिला। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch wings in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold sport. बच्चों सीनियर ईयर के अंदर वो एक और कदम आगे निकल गए अपनी रिसर्च के अंदर। उन्होंने ग्रू किया सेल्स को मोनार्क के विंग के ऊपर, एक कल्चर के ऊपर, और दिखाया कि सेल्स अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और डेवलप विकास करते हैं एक नॉर्मल बटरफ्लाई के अंदर अगर वो अच्छे से उस हार्मोन को ले लें जो कि उन गोल्ड स्पॉट से निकलता है। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। इस प्रोजेक्ट को बच्चों पहला इनाम मिला जूलॉजी के क्षेत्र में इंटरनेशनल मेले के अंदर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर उन्होंने बच्चों अगली समर भी काम किया उसी आर्मी लैब के अंदर और एक और लैब के अंदर जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर थी। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did some more work on the hormone from the gold spores. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. बच्चों अगले समर भी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए, फ्रेश ईयर था उनका, और फिर उन्होंने लैब के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लैब के अंदर काम किया उसी हार्मोन के ऊपर गोल्ड स्पॉट्स वाले, और वहाँ पर बहुत सारे सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, बहुत बढ़िया मॉडर्न डिवाइसेस थे, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. बच्चों एक 1.5 साल के बाद उनके जूनियर ईयर में एब्राइट को एक आइडिया मिला उनकी नई थ्योरी के बारे में, सेल की लाइफ के बारे में। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. उन्हें ये आइडिया तब आया जब वो एक्सरे फोटो को देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर के उसी हार्मोन के। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. बच्चों फोटो को देखते हुए उन्हें कुछ मिल गया था, ना ही वो यूरेका चिल्लाए, ना ही उन्होंने कहा आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया, बल्कि उनकी फाइंडिंग्स जो थी इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, फोटोज़ ने उन्हें ये क्लू दिया। उन्होंने एक्चुअली बायोलॉजी का बहुत बड़ा पजल, बहुत बड़े कन्फ्यूजन को सॉल्व कर लिया था कि सेल कैसे पढ़ पाते हैं ब्लूप्रिंट को, बेसिस को, ढांचे को डीएनए के। डीएनए इज़ अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। बच्चों डीएनए वो सब्सटेंस होता है, वो पदार्थ होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि सेल के सेंटर पार्ट के अंदर, जो कि कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, वंशानुक्रम को, यानी कि कमिंग फ्रॉम फोर फादर्स। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और इससे
निश्चय मिलता है कि सेल का क्या फंक्शन है और क्या फॉर्म है। दस डीएनए इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और इसलिए डीएनए ब्लूप्रिंट है, बेसिस है हमारी ज़िंदगी के लिए। A bright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructed plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. बच्चों, एब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट जिनका नाम था जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात काम किया, पिक्चर्स बनाई, कंस्ट्रक्ट किए प्लास्टिक के नए नए मॉडल्स, मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल्स में स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि अणु के, जिससे पता चल रहा था कि आखिर कैसे हुआ। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर, और बाद में उन्होंने वो पेपर भी लिखा जिसमें सारी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की गई है। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। बच्चों, नो वन हु न्यू हिम, कोई नहीं जानता था वो कौन है। रिचर्ड एब्राइट ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, हाईएस्ट ऑनर से, बहुत अच्छे उनके मार्क्स आए थे। सेकंड इन हिज क्लास, वो अपनी क्लास में सेकंड थे। इन 1510 स्टूडेंट्स के अंदर सेकंड पोजीशन पे थे। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और बच्चों फिर वो स्टूडेंट बन गए, एक रिसर्चर बन गए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. अगर ये थ्योरी सच निकलती है, सही निकलती है, तो हमारी जो प्रोसेस है लाइफ की, उसको जानने के लिए, समझने के लिए एक नया कदम होगा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer. कैंसर की रोकथाम के लिए और बहुत सारी और डिजीज़ की रोकथाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली थी ये थियरी। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि एब्राइट के अंदर थी साइंटिफिक, वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. तो वो प्यूपा के ऊपर गोल्ड स्पॉट क्यों होते हैं, ये जो फैक्ट था वो फाइनली उन्हें ले आया उनकी थ्योरी के ऊपर, जो थी सेल लाइफ के बारे में, कोशिका जीवन के बारे में। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. बच्चों, साइंस में उनकी तब से रुचि थी जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया। But not so deeply that he hasn't time for other interests. लेकिन इतना ही नहीं, केवल वो वैज्ञानिक नहीं थे, बटरफ्लाइज कलेक्ट करना उनकी ओनली इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि बहुत सारे इंटरेस्ट थे उनके पास। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर, वाद विवाद में बच्चों वो चैम्पियन थे। पब्लिक स्पीकर, बहुत अच्छा भाषण देते थे। एंड अ गुड कनूइस्ट, कनू होती है बच्चों एक स्मॉल बोट, उसको बहुत अच्छे से चला सकते थे, वो बहुत बढ़िया सेलर थे उसके। एंड ऑल राउंडर आउटडोर्स पर्सन, और वो ऑल राउंडर थे बच्चों, उनमें ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट थी। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, बहुत बढ़िया फोटो भी खींचते थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। आमतौर पर वो नेचर की फ़ोटो खींचते थे और साइंस के जो डिस्प्लेज होते थे, प्रदर्शनियाँ होती थी, उनके। In high school, Richard Ebright was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nation clubs. बच्चों, हाई स्कूल के अंदर बहुत ही सीधे साधे से स्टूडेंट थे, इंटेलिजेंट तो वो हमेशा से रहे थे, और उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई थी डिबेट करने में मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब के अंदर। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, वहाँ पर बच्चों उन्हें एक और एडमायरर, प्रशंसक मिल गया, जिसका नाम था रिचर्ड ए वायहेयर। हिज सोशल स्टडीज़ टीचर, वो उनके सामाजिक विज्ञान के टीचर थे। एंड एडवाइज़र, उन्हें सलाहकार भी कह सकते हो आप, टू बोथ क्लब्स। मिस्टर वायहेयर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और रिचर्ड एब्राइट कहते हैं मिस्टर वायहेयर उनके लिए परफेक्ट पर्सन थे, उन्होंने ओपन किया उनके माइंड को नए आइडियाज़ के लिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वायहेयर सेड, और उनके टीचर ने भी कहा रिचर्ड हमेशा से ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे। What pleased me was he was this person who put in 3 or 4 hours a night doing debate research besides doing all his research with butterflies and other interests. बच्चों, वो रात को ना केवल समय लगाते थे अपनी रिसर्च करने में बटरफ्लाइज के बारे में और अदर इंटरेस्ट में, बल्कि 3-4 घंटे लगाते थे डिबेट के बारे में शोध करने के लिए भी। ये देखिए बच्चों, रिचर्ड ए वायहेयर उनके सोशल साइंस के टीचर एंड ऑल्सो हिज एडमायरर एंड एडवाइज़र। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, प्रतियोगिता की भावना रिचर्ड में बहुत ज़्यादा थी। मिस्टर वायहेयर कॉन्टिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन नेगेटिव सेंस में प्रतियोगिता की भावना नहीं थी।
Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. वो केवल जीतने के लिए, इनाम लेने के लिए नहीं प्रतियोगिता में भाग लेते थे, बल्कि अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए वो प्रतियोगिता में भाग लेते थे, क्योंकि वो बनना चाहते थे द बेस्ट. फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. और ये है बच्चों एक इंग्रेडिएंट, एक कंटेंट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. अब देखिए वो कंटेंट मैं बताने जा रही हूँ. स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेट माइंड. नंबर 1 का दिमाग. ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें डाल दीजिए जिज्ञासा. एंड मिक्स इट विल टू विन, और मिक्स कर दीजिए इच्छा, जीतने की इच्छा से. फॉर द राइट रीजन, पॉजिटिव रीजन से जीतने की इच्छा होनी चाहिए. एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. तो बच्चों एब्राइट के पास ये सारी ही क्वालिटीज़ थी. ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स इस किताब ने साइंस के दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे, और फिर रिचर्ड ने कभी भी लूज़ नहीं की अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा. इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करें. A first-rate mind, curiosity, the will to win for the right reasons. And this is the book that changed the life of our famous scientist Richard H. Ebright. And the name of the book is The Travels of Monarch X. So students, I hope you have understood the chapter completely and you have liked it also. So thank you so much for watching. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar. Thank you so much for watching. Take care. I will see you in next video.